आज की क्लास में चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आप टर्म सुनते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है जो कि कोई बायोलॉजी के लिए कॉपीराइटेड टर्म नहीं है, दैट इज साइकिल। और कभी भी अगर आपको साइकिल सुनने को मिलता है तो सुनते के साथ वैसे भी ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो कि जहां से स्टार्ट हो रहा होगा वहीं पे जाके कभी ना कभी उस एंड पॉइंट को टच कर रहा होगा, फिर से वापस घूम रहा होगा। मतलब ये साइकिल जो है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर नहीं होता किसी एक चीज को, अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करें दूसरे छोर पे जाके टर्मिनेट हो जाए तो साइकिल हम बोलेंगे ही नहीं। तो पहली बात ये है कि ये हम एक साइकिल सीख रहे हैं। साइकिल किस में सीख रहे हैं? तो ह्यूमन फीमेल्स में सीख रहे हैं, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में आपको करा रही थी तो वहां मैंने आपको एक टेबल कराया था, स्ट्रेस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बहुत छोटी सी बात याद दिलाऊंगी, ज्यादा नहीं उसमें, उस टॉपिक में जाएंगे हम लोग, नहीं तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाए। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेस साइकिल अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन प्राइमेट्स। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी जो ऑर्डर प्राइमाटा को बिलोंग करेंगे उसी में सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो हम लोग भी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ रहे हैं। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को, ये जो आपको अभी दिख रहा है इस पेज पे, ये तो मैं आज की क्लास में आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो मैं याद कराने जा रही हूँ कि आप इसको मेरी क्लास ओवर होते के साथ बिना देखे इजीली बना सकें, ठीक है। आपको इसमें से ये ऐसे भी आपकी बुक का है तो आपको देख के ड्रॉ करने की अभी तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। आराम से अपना टाइम लेके उसके बाद आप इसको बना के देखेंगे, बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। आपको याद होगा मैंने ऊजेनेसिस समझाया था। ऊजेनेसिस जब समझाया था तो पहली बात ये है कि ऊजेनेसिस में आपको क्या सिखाया गया या मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ऑब्वियस है, ऊ ओ जो ऊ टर्म आता है वो ओवम के लिए आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हम लोग टर्म क्या बोल रहे हैं, हम लोग टर्म बोल रहे हैं यहाँ पे ऊजेनेसिस। एक टर्म है आपके पास ऊजेनेसिस और दूसरा टर्म है आपके पास ओवुलेशन। क्या बोला मैंने आपको बोला कि एक टर्म है आपके पास ऊजेनेसिस और दूसरा टर्म है आपके पास ओवुलेशन। 10th क्लास में बेसिक लेवल पे जब कोई बच्चा बोलता है ना, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो अगर किसी टीचर को ये क्लियर करना हो कि बच्चे ने उसकी पढ़ाई करी है या नहीं करी है, बच्चे से एक ही चीज पूछते हैं कि काम करो, मुझे ऊजेनेसिस और ओवुलेशन में फर्क बता दो। तो जब ऊजेनेसिस की बात करी जाती है, ऊजेनेसिस इज द, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फेनोमेना वगैरह भी लिख सकते हैं इसमें, द प्रोसेस और फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब आपने सीख रखा है कि ओवम कहाँ बनेगा, विद इन द ओवरी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया विद इन द ओवरी। तो ये हो गया oogenesis। सवाल ये उठता है कि ये oogenesis कहाँ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया विद इन द ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर हो रहा है। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है, क्योंकि एक जैसे ना, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग तो हम नहीं बोल सकते, बट हाँ, क्योंकि ओवम से ही दोनों के दोनों टर्म्स जो है वो रिलेट करते हैं, मे बी इस वजह से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उल्टा लिखते देखा है इसको, ओवुलेशन को, ठीक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ओवुलेशन क्या है फिर। तो oogenesis में ओवरी के अंदर मैम ओवम रिलीज ऑफ द ओवम। बन रहा है। और ओवुलेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो ओवरी से ओवम यहाँ पे बाहर ही चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। कौन रिलीज करेगा, या आउटसाइड द ओवरी भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द
ओवरी, इससे ये बाहर ही चला गया, बोला मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया, इसको ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज कर दिया। सब कुछ आपको समझ आएगा धीरे धीरे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे के साथ उलझे पड़े हैं यहाँ पे। क्या बोलने का मतलब हुआ? बोलने का ये मतलब हुआ कि जब आप देख रहे हैं ओवम के बनने को, तो ओवम के बनने में तो हमारा आपकी जेनेसिस में सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है ना, इससे भी कैच करेंगे एग्जाम में। जब कभी ऐसा लगे ना हम कंफ्यूज कर रहे हैं या हमें समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो एग्जाम के टाइम में, तो हमेशा जेनेसिस टर्म को देखेंगे। किसको देखेंगे? जेनेसिस टर्म को देखेंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो आपको क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोलने का मतलब हुआ कि जब तक जो ये ओवम है ये बन रहा है, जब तक क्या हो रहा है? बन रहा है। बोलने का क्या मतलब हुआ? यहाँ इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे सेकेंडरी ओसाइट है और फाइनली जो डेवलप होके क्या करेगा? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जब ये बन रहा है दैट इज oogenesis। लेकिन एक ऐसा भी तो पॉइंट है, ये बाहर ही निकल गया, ये बैठने के लिए थोड़ी बना है, ये तो रिलीज होने के लिए बना है। रिलीज होके दो बातें होंगी। दो बातें ये होंगी कि अगर ये फर्टिलाइज कर गया तब तो फिर आगे जाके एम्ब्रियोजेनेसिस फीटल डेवलपमेंट को लीड करेगा। अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो उसका केस मैं आपको आज की क्लास में समझाने जा रही हूँ, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जिसकी वजह से बच्चों को ये सिखाया भी जाता है, लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द इंडिकेटिव ऑफ या मार्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब ओवुलेशन यहाँ पे हुआ, ओवम जब यहाँ से रिलीज हो गया, हमें इससे मतलब नहीं आगे जाके इसका क्या होना है, आगे जाके क्या होना है उसके लिए तो अभी हम पढ़ाई कर ही रहे। दैट इज ओवुलेशन, मतलब ओवरी से ओवम बाहर रिलीज हो गया तो ओवुलेशन है, लेकिन ओवरी के अंदर ही अगर ये बन रहा है तब ये oogenesis है। ठीक है, एक सिंपल सी बात मैंने आपको समझाई। रीजन क्या है? ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ, बच्चा बना रहा है ये डायग्राम और नीचे लिख रहा है oogenesis, तो कितना बड़ा हॉरिबल मिस्टेक हो गया। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले ही, इससे पहले कि आप मेरे से पूछे, मैंने आपको पहले ये बात बता दी कि ये कंफ्यूजन जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं रखना आपको अपने दिमाग में। ठीक है, सबसे आसान वाले से स्टार्ट करते हैं। आसान वाले बोलने का मतलब है, मैं बच्चों को ये भी बोलती हूँ कि एग्जाम में अगर जैसे होता है ना, ये पूरा ग्राफ लेके बच्चे मैच करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बच्चों को मैं कहती हूँ एक काम करो, एग्जाम में हेडिंग दे दो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। करना क्या है, जब भी हम किसी ग्राफ को बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए एक ही रूल रेगुलेशन आपको बचपन से सिखाया गया है कि एक आपको वाई एक्सिस लेना है और एक आपको एक्स एक्सिस लेना है। एक क्या लेना है आपको? एक्स एक्सिस लेना है, यही तो सिखाया गया आपको। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इस एक्स एक्सिस के बारे में, तो एक्स एक्सिस में खासियत क्या है कि यहाँ पे जब हम इसको डे 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 28 डेज का साइकिल है। कितने डे का साइकिल है ये? 28 डेज का साइकिल है। और 28 का हाफ होता है 14, 28 का आधा 14 होता है, मतलब 14 होता है अगर हिंदी में बोल तो। 28 का हाफ 14 होता है। तो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए यहाँ पे 14 जो है ना, 14 15 के पास, ये देखिए इसने क्या किया है, इसने खुद ही एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जरूरी नहीं है कि आप अगर लाइन नहीं बना रहे, कोई नंबर नहीं काटने जा रहा आपके, ये एक तरीके से ना मार्क करके ये बताया जा रहा है कि ये जो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक टाइम इन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सब कुछ यही होना है और सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड होंगी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, जो कि नॉर्मली मेल तो बहुत दूर की बात है, कुछ फीमेल्स के अंदर भी ऐसे मिथ होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे जो मेंशन नहीं है दैट इज 28 दिख रहा है सबको, यहाँ पे 20 से एक एक गैप लेके इसने लिख रखा है, एक दो गैप लेके इसने पूरा कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, लेकिन जब इसको 29 लिखने का मन किया ना तो इसने 29/1 लिखा है। ये एक तरीके से वार्निंग है आपके लिए। मैं मिथ्स की बात कर रही थी अभी, तो
मिथ नंबर 1, बहुत से लोगों के दिमाग में एक गलत बात बैठी होती है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसका कनेक्शन किसी मंथ के साथ है या फिर इसका कनेक्शन किसी कैलेंडर के साथ। नो, नेवर। ये ठीक आपके रिचार्ज प्लान की तरह है। जो 1 जैन को आपने रिचार्ज कराया है तो 28 जैन को एक्सपायर कर जाएगा। फिर 29 जैन के लिए आप या तो क्या करेंगे, वहां पे रिचार्ज करेंगे तभी आप बात कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते बात। 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा कॉल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर 1 जैन को मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है तो 29 जैन को फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा। मिथ नंबर 1, पहली बात तो ये है कि फीमेल होने के बावजूद भी फीमेल को खुद ही एक वहम होता है कि मुझे कोई डिजीज या एरर हो गया है मेरी बॉडी में, जिसकी वजह से 1 मंथ में 2 टाइम्स जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। तो वहां पे सबसे पहली बात ये है कि देयर इज नो एनी कनेक्शन बिटवीन दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड योर कैलेंडर। इसको कोई मतलब नहीं है कैलेंडर से। ये अपना आसानी से डिसिप्लिन के साथ 28 डे 28 डे 28 डे 28 डे चलता रहेगा। ठीक है, पहली चीज क्लियर करी मैंने, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। क्योंकि ये सबके दिमाग में मिथ होता है। वो सोचते हैं कि नहीं, अगर 5 जैन को है तो 5 फेब को 5 कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जो रिचार्ज प्लान लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, जो मोस्ट फेवरेट एक प्लान आता है 28 डेज का आता है, कुछ 24 करते हैं, कुछ 22 डेज का आता है, कुछ 14 डेज का, बट जो सबसे ज्यादा एवरेज प्लान आपको देखने को मिलेगा ना 28 डेज का। 28 28 डे के 12 बज के जैसे ही वो टाइम क्रॉस होगा ना, फिर आप 1 सेकंड भी बात नहीं कर सकते किसी से। तो जैसे वो प्लान एक्सपायर होता है ना, ठीक उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 दिन का था वो गया। जैसे 29th डे आएगा, न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली चीज जो मैंने आपके दिमाग में बिठाई है, द ड्यूरेशन ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज, 28 दिन का साइकिल है। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि इसको पार्ट वाइज भी आप एग्जाम में बना सकते हैं। क्या बोलने का मतलब है, मैं इसको भी समझा देती हूँ। मेरे यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आप एग्जाम में एक काम कर सकते हैं। क्या काम आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो ये नीचे का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहा, इतना ही पोर्शन आपको दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसमें से आपको करना क्या है, ये पूरा पार्ट आप मत बनाइए। ठीक है, मैं जो समझा रही हूँ उसको समझिए। तो करना क्या है आपको, वो ऐसे जल्दी बनता है। बच्चे कहते हैं मैम हम 4 ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। एक तो आपकी शीट जो है बाकी बच्चों से अलग दिखेगी, दूसरी बात ये जल्दी जल्दी बनता है। मैं समझा लूंगी फिर मैं वापस ला दूंगी उसको, क्योंकि पूरा डायग्राम तो मुझे एक्सप्लेन करना ही है आपको। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी जो बात सिखा रखी है, तो आपको मैंने ये सिखाया है कि मैंने क्या, किसी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हर जगह आपको सिखाया गया है कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्राफ के बारे में, तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस बना दिया, this side is x axis and it's y axis. We are talking about pituitary hormone levels. 11th क्लास में जब मैं आपको लास्ट चैप्टर हार्मोन इंटीग्रेशन का करा रही थी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आया था वहां पे मैंने आपको बहुत सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बताया था, बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वहां पे पढ़नी थी। तो मैंने आपको 2 हार्मोन सिखाया था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ, which play a very important role in regulation, maintenance of menstrual cycle. क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चों को डाउट होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। नीट के एग्जाम में ये ग्राफ बना होगा, LH की जगह पे डैश, FSH की जगह पे डैश, एस्ट्रोजन की जगह पे डैश, प्रोजेस्टेरॉन की जगह पे डैश, ABCD लिखा होगा, आपको ABCD फिल करना है। मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो वैसे भी पहचान में आ जाना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है बच्चों। जो आपने अगर पढ़ाई कर रखी होगी स्कूल में, तब भी आपको ये कंफ्यूजन होगा क्या, कि एक LH का पीक है और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पीक है, तो हमें किस पीक को ऊपर बनाना है। अब ग्राफ है तो है, इस ग्राफ को फॉलो तो करना है हमें।
तो इसका एक ट्रिक ये है, क्योंकि जब नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस प्रिंट किए जाते हैं तो डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी बुक से प्रिंटेड होता है। आपने भी देख रखा होगा, कितने भी साल का पुराना क्वेश्चन पेपर निकालिए आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात समझा रही हूँ, तुरंत क्विक समझ आएगा और ये कॉन्सेप्ट भी जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा कि हमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके पीक को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के मुकाबले ऊपर रखना है। क्यों ऊपर रखना है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आप मेरे से पूछेंगे कि हमें इसके पीक को ऊपर रखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे आपके पास एक टर्म आएगा एलएच सर्ज। क्या टर्म आएगा? एलएच सर्ज एक टर्म आएगा आपके पास, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सर्ज एक इंग्लिश का वर्ड है। सर्ज मतलब क्या होता है? सर्ज मतलब होता है ना कि कोई चीज अचानक से रैपिड ना, बहुत फास्ट, क्विक, अगर अचानक से बढ़ जाए। आप इस ग्राफ का मतलब समझ सकते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्राफ? अचानक से तेजी से कोई चीज जो है वो राइज किया है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है ये ऐसे नहीं बढ़ रहा है, ये इस तरीके से आराम से, चलो ठीक है हम धीरे धीरे चढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं बढ़ रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है ये? अचानक से, रैपिड। जैसे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट ने अनाउंस कर दिया कि अब तो टेलीविजन में भी ऐड आ जाता है, तो वैसे भी जो शॉप्स वाले होते हैं जो भी है, मतलब अचानक से एक ही साथ, जैसे ही 12 बजे का टाइम क्रॉस हो, सब एक साथ सामान ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको उधर से ना वो घूमता घूमता, मतलब जो सिंबल आपको देता है, आपके फोन में नेटवर्क एरर नहीं होता, आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में प्रॉपर नेटवर्क अवेलेबल है, आपका वाईफाई का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। उधर से आपको एक मैसेज लिखा हुआ आता है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपको, वी आर फेसिंग अ हेवी सर्च ऑन आवर वेबसाइट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। मतलब सर्च मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है एक ही बार में, एक ही टाइम में ऑर्डर करें, क्योंकि विश लिस्ट करके रखा हुआ है। जैसे ही 12 बज के 1 मिनट हुआ, सबके सब वहां पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करते होंगे, तो जिसकी वजह से एरर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सर्ज मतलब क्या है? रैपिडली इंक्रीज होना। तो एलएच सर्ज जो मैंने आपको सिखाया, मैंने क्या सिखाया आपको? एलएच सर्ज सिखाया, ठीक है। अभी आएगा, बीच में भी आएगा, बट मैं ऐसे भी नोट करके आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि मैं अलग से सिखा रही हूँ आपको याद रखने के लिए। क्या कि किसको ऊपर बनाना है? एलएच को ऊपर बनाना है कि एफएसएच को? तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि अच्छा, हमें जब मैम पढ़ा रही थी तो उन्होंने अलग से हमें एलएच सर्ज सिखाया था, तो अलग से सिखाया था तो अलग से लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू अ राइज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड। लेकिन कैसे आपने देखा, मतलब किस तरीके से ट्रिगर हो रहा है? अगर इसको और अच्छा करना है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली ऐड कर सकती हूँ तुरंत। क्विक क्या कर रहा है ये? रैपिड सिक्रीशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया? वो एक्टिवेट हो गया। तो हम यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओवुलेशन स्पॉन्टेनियसली ट्रिगर्ड। अब यहाँ से इज हटा देते हैं, इसको पहले कर देती हूँ। ओवुलेशन इज स्पॉन्टेनियसली ट्रिगर। अब एग्जैक्ट हो गया, ये हमने स्पॉन्टेनियस भी ऐड कर दिया और ट्रिगर्ड भी ऐड कर दिया। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है ना? तो ये क्या है? इसको हम एलएच सर्च, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलएच सर्च, यू हैव टू राइट दिस आंसर। आपको ये आंसर जो है वहां पे लिखना है, समझ गए? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलएच सर्च बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एलएच सर्च बोलेंगे। इट्स नोन एज एलएच सर्च। अच्छा, कर क्या रहा है अभी? तुरंत उसके नीचे का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। मैं जो पॉइंट लिख रही हूँ, इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं होगा।
अगर ये हुआ LH सर्ज तो ओवुलेशन होगा। मतलब ओवुलेशन को पुश करने के लिए क्या चाहिए आपको? LH सर्ज चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, वहां ये क्वेश्चन काफी बच्चे मेरे पास लेके आते हैं कि मैम हमारे से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। LH भी लिखा है, FSH भी लिखा है, एस्ट्रोजन भी लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन भी लिखा है, और बेचारे बोलते हुए कहते हैं मैम चारों सही, हम कंफ्यूज कर रहे हैं किसको लिखें। लेकिन वहां पे पूछा जा रहा है कि ट्रिगर करने का HOD कौन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है ट्रिगर करने के लिए, तब वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये क्या करेगा, यही इनिशिएट करने का काम करता है बिगिनिंग ऑफ ओवुलेशन। और ओवुलेशन का जो टाइम है, मात्र एक उसी टाइम पे वन एंड ओनली फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बाकी पूरे मंथ भी अगर कॉपुलेशन होता रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और सारा का सारा कॉपुलेशन क्या है वहां पे, यूजलेस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वहां पे फर्टाइल पीरियड होता है। ये क्या होता है? फर्टाइल पीरियड होता है। ये तो हम लोग बहुत क्वेश्चन आंसर में करेंगे, इतनी बार करेंगे, वैसे भी याद हो जाना आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको LH सर्ज बताया है। मेरे ख्याल से एक ग्राफ के पीक को समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे डाला, ये नोट कर लेंगे, अगर आपने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। तो मेरे ख्याल से इतना बोलने के बाद ना, इतना लेक्चर देने के बाद, अब आप में से कोई भी बच्चा ना ये मिस्टेक नहीं करेगा कि FSH का पीक ऊपर बना दिया, LH का नीचे बना देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। LH को ऊपर बनाएंगे, किसको ऊपर बनाएंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ठीक है, ये मैंने हमेशा के लिए याद करा दिया आपको। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ये, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? FSH को ऊपर लिख रहे हैं, LH को नीचे लिख रहे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि एनसीईआरटी ने एक बार जिस चीज को लिख दिया वो फिक्स्ड है, और आंसर में वही होना है आपकी नीट के आंसर शीट में, ठीक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि LH की पीक को जब ध्यान से देखेंगे, ये बेचारा गया 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 गया, नॉर्मल चल रहा है, अचानक से इसने पीक जो है वो अक्वायर किया। ये थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको कौन सी बात का पता चलेगा। दिस लाइन इंडिकेट्स द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बीच में जो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन दे डाला था, या जो आपने देखा था, वो बता रहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड पॉइंट है वो यही है। अब इस लाइन पर भी हम इस पीक के टिप को टच कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर हम 19-20 का फर्क बोलते हैं तो थोड़ा सा इसको पहले बनाया गया। रीजन ये है कि किसी चीज को जब वो मूविंग में होता है तब आपको उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। आपको ज्यादा एफर्ट तब लगाना पड़ता है जब किसी चीज को इग्नाइट करना है, आपको उसको एक्टिवेट करना है, ट्रिगर करना है। तो ठीक इसके पहले इतना ज्यादा राइज हुआ कि ओवुलेशन होगा। अब इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आके नीचे ओवुलेशन जो है आपको दिखेगा, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने अपना इतना ज्यादा फ्लो बढ़ाया, इतना ज्यादा सिक्रीशन बढ़ाया कि जिसकी वजह से ओवुलेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एक पिट्यूटरी हार्मोन है। इट्स नॉट कंसर्न विद ओवरी। ये ओवरी के साथ कंसर्न नहीं है। बच्चे इसको ओवरी के साथ रिलेटेड हार्मोन समझने की गलती कर लेते हैं। काम तो डायरेक्ट कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का, लेकिन ये ब्रेन का पार्ट सिक्रीट करने का काम कर रहा है। यही रीजन है कि जो ऐसी फीमेल्स होती है नाइट जॉब कर रही है, बोलती है वाह हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम नाइट शिफ्ट जॉब कर। भाई तुम बायोलॉजिकल क्लॉक से बढ़ के हो क्या? तो उनकी बॉडी में हमेशा के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल वहां पे इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, वहां पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। फीमेल है वो बोले हम रात रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं, हम दिन भर सोते हैं रात में, तो बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ आप खेल नहीं कर सकते। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, पर्सन हो, इवन की जब मैंने आपको हार्मोनल इंटीग्रेशन सिखाया था वहां पे भी ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी, मेल की बॉडी में भी और फीमेल की बॉडी में भी।
कुछ भी ऐसा बना ही नहीं है कि आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़छाड़ कर सकें। अगर ऐसा होता तो अगर हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें तो प्लांट्स से आप रात ही में फोटोसिंथेसिस करा सकते थे, बट नहीं। ठीक उसी तरीके से आपकी बॉडी की बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो किसके साथ कंसर्न्ड है, बायोलॉजिकल पीरियड के साथ आपके कंसर्न्ड है। चाहे वो मेल की बॉडी हो चाहे वो फीमेल की हो। ये बात अलग है कि फीमेल की बॉडी में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेल की बॉडी में नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो डायरेक्टली किसके साथ कंसर्न होता है, आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ कंसर्न होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल जैसे ही इम्बैलेंस होगा, स्ट्रेस हो या इरेगुलर रूटीन हो या शेड्यूल वैसा हो या डाइट ऐसा हो कि एफएसएच और एलएच नहीं बन पा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर कर ही नहीं सकता। आप दवा खाते रहिए, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात आती है, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके पीक को राइज तो करना है, ठीक उसी तरीके से राइज करना है जैसे आपने रैपिड कराया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, बट इसको उतना बड़ा पीक नहीं देना है। फिर इसको डाउन करते हुए थोड़ा सा राइज हो रहा है यहाँ जाके, पता है क्यों हो रहा है? ये जो पॉइंट है मैं आपको याद दिला दूं भी, मैं तुरंत नीचे यहाँ शो करती हूँ आप। ये जो लास्ट है ये आपने क्या बना रखा था, लास्ट पॉइंट आपने बनाया था जहां पे न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा था। ये देखिए 29/1 लिखा है ना। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कराने के लिए भी जैसे फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले क्रैम्प्स, पेन, XYZ स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग जो है वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा स्लाइड सा, ये नहीं पता चला कि यहाँ भी पीक बना दिया, नहीं। जब इसको लेके आएंगे तो ड्रॉ करते वक्त स्ट्रेट लाइन नहीं देना, स्ट्रेट लाइन देने की बजाय आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो है वो राइज कर देना है, ये दिखाने के लिए कि हाँ नया साइकिल जो आगे जाके स्टार्ट होने वाला है उसमें इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी कंट्रीब्यूशन है। आपको LH और FSH आया समझ में? सारे बच्चों को याद हो गया? यस मैम। यस मैम। क्लास कितना देर हो गया स्टार्ट हुए, लेकिन तब से मैं आपको मात्र एक इवेंट समझा रही हूँ। इसके बाद भी अगर किसी ने गलती करा ना तो फिर आप चुल्लू और पानी रख लीजिएगा। मतलब इतने देर से मैं आपको सिर्फ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उतने अच्छे तरीके से आंसर भी करना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं पूछे हुए और बच्चे वही सारा क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन लेके आते हैं, मैम ओवुलेशन के लिए पूछ रहा है कौन सा हार्मोन चाहिए, हमें ऑप्शन में लिखा है LH भी है, FSH भी है, एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी, ठीक है, चारों चाहिए। लेकिन किसके बिना नहीं हो सकता? LH के बिना नहीं हो सकता। LH सर्ज हुआ तब जाके ये ट्रिगर्ड होता है, बाकी सब मिलके धक्का लगाएंगे, समझ गए? तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें समझाई है, ये आपको याद हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझने के पहले ना मुझे आपको ये सिखाना पड़ेगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको हार्मोनल इंटीग्रेशन चैप्टर में भी कराया था 11th क्लास में भी, बट फिर देखिए समझिए ध्यान से। अभी एक था इमेज, उसी की हेल्प लेते हैं, हाँ इससे काम चल जाए। चलिए देखिए, अब ये ओवरी का डायग्राम है, पहचान ही चुके हैं अभी तक तो आप। तो इस ओवरी के डायग्राम में सारी चीजें, सारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा भी तो अभी तुरंत मैंने ही तो आपको ओवुलेशन सिखाया ना, जब मैं आपको डिफरेंस बता रही थी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड ओवुलेशन। oogenesis is the formation of ovum within the ovary and ovulation is the release of ovum from the ovary। यहाँ बाहर चला गया, ओवुलेशन में oogenesis में अंदर बन रहा है। तो जब ये बाहर चला गया तो उसको कुछ बोलते होंगे ना, क्या बोलने का मतलब हुआ? अगर मैं आपको एक ट्रिक के तौर पे सिखाऊं, बच्चे कहते हैं मैम हम कंफ्यूज करते हैं, तो मैं कहती हूँ ये याद कर लो। मैं उनको कहती हूँ कि याद करो कि अगर तुमसे कल को जाके कोई पूछे कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो याद रखना है कॉर्पस ल्यूटियम इज इक्वल टू ग्राफियन फॉलिकल माइनस ओवम। ग्राफियन फॉलिकल माइनस ओवम। बस अब कंफ्यूजन ही ओवर, खत्म, सब, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर यहाँ क्या बोलने का मतलब हुआ कि जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो कौन है? ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल है, तो वो ओवम को
बना के बैठा थोड़ी रहेगा, ऑब्वियस है कभी ना कभी उसको रिलीज करेगा। तो जब रिलीज करेगा वहां पे, तो उसके रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बचा, जो रेसिड्यूअल स्ट्रक्चर बचा, उसको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तो उसको भी कुछ बोलना पड़ेगा, तो क्या बोले, तो रेसिड्यूअल स्ट्रक्चर को बोले अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कॉर्पस ल्यूटियम का नेम जो है वो दे देते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब क्या बोलने का मतलब हुआ कि ये जो आपके पास है यहाँ पे डायग्राम, तो इसमें ये बाहर रिलीज हो गए, तो ये खाली बच गया ना बेचारा। तो ये क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ये स्ट्रक्चर पहले जैसा था वैसा थोड़ी दिख रहा है, ये देखिए श्रिंक कर गया। दिस रेसिड्यूअल स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे 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 इतना साइज छोटा करता करता रिग्रेस होता चला जाता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है को याद करने का मैंने तरीका क्या बताया, आपको सिर्फ याद रख लेना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल माइनस ओवम, हमें समझ आ गया इट्स कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि एक इमेज के साथ आपके पास यहाँ पे, हाँ मैम कॉर्पस ल्यूटियम क्या फाइनली डीजेनरेट होता है? हाँ, लास्ट में धीरे धीरे, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम के पास बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम है बोलने का क्या मतलब है, आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी कि जो ये कॉर्पस ल्यूटियम, अभी तुरंत मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को समझाने के लिए ही मैं आपको इतना पीछे खींच के लाई, और ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि ये कॉर्पस ल्यूटियम के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रीट करेगा। क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो जब ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा, तो सिक्रीट कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो क्या करेगा, तो वो पूरी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हैं कि आपको एक वर्ड लिखा हुआ है, मैंने कॉम्प्लिकेट ना करने की वजह से नहीं बोला आपको, बाकी सारी चीजें तो आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉर्पस एल्बिकेंस लिखा है, बेचारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया जा रहा है किया जा रहा है किया जा रहा है। तो कॉर्पस एल्बिकेंस के बारे में बोलते हैं कि सिंपली इट्स अ स्कैर ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, दैट इज अ रेमनेंट ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन हो गया, रिलीज हो गया, अब ये बेचारा सिक्रीट करता 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 एक ऐसा टाइम होगा ना कि ये कॉर्पस एल्बिकेन जो है पूरा का पूरा डिजेनरेट हो जाएगा, इसी के अंदर मतलब गायब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और कहाँ डिजेनरेट हो रहा है, तो डिजेनरेट जैसे अगर प्रेगनेंसी के पीरियड में ये ओवम जो है जाके फर्टिलाइज कर गया, तो ये कॉर्पस एल्बिकेंस जो है ये तब तक अपने आप को एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह बिहेव कराएगा। आगे मैं आपको सिखाऊंगी, उसमें आपको इसका रोल भी लिखना है, जब तक कि पूरा का पूरा प्रेगनेंसी पीरियड रेगुलेट ना हो, मेंटेन ना हो। बच्चों को मैं सिखाती भी हूँ कि पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी हार्मोन, पूरी प्रेगनेंसी को रेगुलेट और मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बनता है, तो जब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम निकलता है। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ से बनता है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल सबसे पहले शुरुआत में इसमें जो प्रीमोडियल फॉलिकल, हाँ, फिर एक लेयर ग्रेनुलोसा सेल, 2 से 3 लेयर ग्रेनुलोसा सेल, फिर थीका आया, फिर और लेयर्स आए, फिर मैंने आपको मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर बताया, फिर उसमें से ओवम निकलेगा, फिर ये सारी स्टोरी जो है चलेगी। समझ आया, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखिए, तो अब जो है, जो मैं ग्राफ आपको समझा रही हूँ तब से, अब इतना करने के बाद क्या होगा ना, ये वाला पार्ट आपको समझ आ जाएगा कैसे। सो देखिए, जब बच्चे कहते हैं ना कि मैम oogenesis में ओवरी के डायग्राम के अंदर करना क्या है, मैं कहती हूँ एक काम करो, एक आउटलाइन बनाओ और उसमें ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन देके ये सारे डायग्राम चिपका दो, बिठा दो उसमें, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। यही सारा है, देखिए ध्यान से, उस ओवरी के डायग्राम के अंदर यही सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। बच्चों को मैं बोलती हूँ कि एक काम करो, आपके एग्जाम में जब कभी आए, इसको रटना नहीं है, इसको बनाने का ट्रिक क्या है, सो सुनिए। पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपको ये मैच्योर फॉलिकल दिख रहा है,
डेवलपिंग फॉलिकल दिख रहा है, ये सब भूल जाइए पहले, ठीक है, इधर का ये भी भूल जाइए। सबसे पहले क्या करना है आपको, इतना तो मतलब 0 लेवल पे कोई भी बच्चा याद रख सकता है कि हमें सिखाया गया है कि ओवुलेशन अकर्स ड्यूरिंग मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस और नो, इतना तो हर बच्चे को याद है ना, Yes, ma'am. इतना तो बना सकते Yes. हैं कि मिड ऑफ द Yes. मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो हमें ओवुलेशन जो एग्जाम में ड्रॉ कर लेना है, पहले इसको बना लीजिए। जब कभी एग्जाम में बनाने की बारी आए और आपको ऐसा लगे कि हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा क्या करना है, तो उसका तरीका मैं आपको सिखाती हूँ, पहले इसको बना लीजिए। ये आपको एक स्केल या पैरामीटर की तरह काम करेगा। 14-15 डे पे कुछ नहीं है, ऐसे इस तरीके से ऐसे मटके जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, नीचे से ऐसे गोला सा देखिए, वो बच्चे कहते हैं मैम कैसे बनाएंगे हम, ये डायग्राम है क्या इसमें, कुछ है ही नहीं। तो आपको बस रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बताना है कि ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे फट गया, रप्चर हो गया, उसमें से ओवम रिलीज हो गया, ये आपने बना लिया। जैसे ही आप बनाएंगे ना तो आपको याद आ जाएगी एक बात, क्या हम क्या करेंगे, पहले छोटा फॉलिकल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे हम उससे बड़ा फॉलिकल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे उससे और बड़ा फॉलिकल बनाएंगे। आपकी मर्जी, आप 4 बनाइए, 5 बनाइए, बहुत सारे गूगल इमेजेस आप देखेंगे 2 ही बना रखा है, पहले बहुत सारे आप देखेंगे 3 बना रखा है, कोई कॉपीराइट थोड़ी ले रखा है किसी ने कि हम इतना ही बनाएंगे, भाई फॉलिकल है। अब जैसे जैसे जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिसको जितना फेस दिखाने का मन करे वो उतना बनाएगा। बस लास्ट में आपको सावधानी इस बात की बरतनी है कि जब आप मैच्योर फॉलिकल बनाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा एंट्रम दिखाएंगे, याद आया, मैच्योर फॉलिकल में एंट्रम Yes, अच्छा ma'am. दिखना चाहिए। हाँ, इधर से क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम का साइज पहले थोड़ा बड़ा रखिए, ऐसे रिग्रेस स्ट्रक्चर दिखा देंगे कि ये रप्चर हो रखा है, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, ऐसे हाँ खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो है बन गया। तो ये ओवेरियन इवेंट्स, क्या है ये ओवेरियन इवेंट्स, इसको करने से ना बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है, इसके बेसिस पे एक नोट्स जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, कब कौन सा फेज है, जैसे हम बोलेंगे ओवुलेटरी फेज, एक एग्जाम्पल के तौर, तो आपने जो बनाने का तरीका सीखा है तो उससे क्या होगा, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि अच्छा जो ओवुलेटरी फेज है वो कब होगा, तो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा। ल्यूटियल फेज कब होगा, सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। तो ये ओवेरियन इवेंट याद हो गया सबको, ये याद हो गया Yes, ma'am. सबको, बना सकते बिना देखे हुए, हाँ, ma'am. है Yes, ना। ma'am. और लेबल्स देखिए कितने आसान है, अगर हम लेबल्स की बात करें, मैंने आपको पहला ट्रिक बताया, पहले ओवुलेशन बना लेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, बनाइए डेवलपिंग फॉलिकल, ओवुलेशन की ठीक पहले मैच्योर फॉलिकल ही आएगा, कुछ और तो आ नहीं सकता। जैसी ओवम रिलीज होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम ही बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता। लास्ट में आपको रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम लिख देना, ठीक है, बस हो गया, ये वाला जो इवेंट है वो पूरा हो गया। अब इस इवेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ओवेरियन हॉर्मोन्स का ग्राफ, उसमें से सबसे पहली बारी आती है किसकी, सबसे आसान जो है, मैं बोलूं कि अगर ये जो आपके पास LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, सब में सबसे इजी कौन सा है, तो सबसे इजी प्रोजेस्टेरॉन। क्या रीजन है, सो देखिए, रीजन ये है कि प्रोजेस्टेरॉन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक बात सिखा रखी है, क्या मैंने बोला कि भाई ये ना कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, मैंने आपको ऑलरेडी प्रेगनेंसी में सिखा रखा कंट्रोल है कि करें। हाँ कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसने राइट ले रखा है कि सिर्फ जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका सिक्रीशन यही करेगा, ठीक है। तो अगर इस फर्स्ट वाले फॉलिकुलर फेज में कोई बच्चा बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, तो बेवकूफी है वो एक नंबर का, फिर तो खैर पूछना ही नहीं, उस टीचर को तो पूरा ही काट देना चाहिए, अगर पूरा सही भी बनाया ना बच्चे ने, जिसने प्रोजेस्टेरॉन को फर्स्ट हाफ में बना दिया हो वो तो मतलब नंबर 1 बेवकूफ है, उसको तो पूरा ही काट देना चाहिए टीचर को, मेरी तरफ से, समझ रहे। तो पहली बात तो ये है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है कभी फर्स्ट हाफ में नहीं बनेगा। जिस बच्चे के पास इतना कॉमन सेंस है कि कभी भी कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन के पहले नहीं बन सकता, जब भी बनेगा तो ये ओवुलेशन के बाद बनेगा, ठीक है। तो कितना अच्छा है, फ्लैट आपको लेके आना है, इसको लेते आए आए आए, फिर आपको, लेकिन हाँ ऐसा आपको स्टीपर नहीं बनाना, इस तरीके से रैपिड नहीं करना है इसको, ठीक है, आराम से धीरे धीरे, क्योंकि ये बेचारा ऐसे रिग्रेसिंग फेज में जब तक इसकी जान ना निकल जाए तब तक ये क्या करेगा, आराम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तब जाके आपको इसको डाउन कर देना है, ठीक है।
प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ याद हो गया सबको, सबसे आसान है, देखिए तीनों चारों में से प्रोजेस्टेरॉन याद हो गया सबको, है ना, सेकेंड यस हाफ में बनाना है, यस मैम। बस हो गया। अब आते हैं एस्ट्रोजन पे। मात्र एक सिंगल हार्मोन दैट causes rise in their secretion 2 times, इसको छोड़ के और कोई 2 बार सिक्रीशन में राइज नहीं शो कर रहा, देख लीजिए है नहीं, मात्र यस एक मैम। कौन है आपके पास, हाँ एस्ट्रोजन इकलौता है, सिंगल है, जो कि 2 बार आपको पीक शो करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 टाइम्स का रीजन अब मैं बताती हूँ आपको। एक बार तो यहाँ पे ये सब मिलके एलएच को धक्का लगा रहे थे, होता है गाड़ी बंद पड़ जाती है रास्ते में, तो एक बंदा ठेलने में कैपेबल नहीं होता, कहता भाई इतनी बारी है, 2-4 और लोग मिलके आ जाओ पीछे से धक्का लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो जिसकी गाड़ी है वही जाएगा आगे, दूसरे पड़ोसी को थोड़ी पड़ी है कि भाई हम पीछे से धक्का लगाएं, सबसे पहले तो जिसकी गाड़ी है वही मेहनत करेगा। तो सबसे पहले लाइन में आगे खड़ा है एलएच, एफएसएच भी लगा, तब भी नहीं हिला, तब वहां पे जा रहा है उस दौड़ में एस्ट्रोजन। ये भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, एक भी अगर इसमें से गड़बड़ हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो ओवुलेशन है ना, ये इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बार जो ये पीक आपको देखने को मिला, दैट्स फॉर ओवुलेशन, ठीक है, जो आपने एलएच और एफएसएच में देखा था सेम वही है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि चलो ठीक है ये तो मिलता जुलता है, ये हम समझ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दिस राइज इन सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो आप याद कीजिए कि ये मैंने जो 29/1 वाला जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि 28 दिन का साइकिल है, जैसी कोई 29th डे की बात करे तो आपको समझ जाना है नया साइकिल जो है वहां पे स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू साइकिल जब स्टार्ट हो रहा है तो पता है ये एक्चुअल में ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये जो आपको मेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे कोई सा भी डायग्राम निकालें, बात तो वही है। मैंने क्या बोला कि जो ओवरी है इसके अंदर से ओवम जो है रिलीज हुआ, ठीक है, गया 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 गया, यहाँ इंतजार किया फर्टिलाइजेशन का। तो उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे मूव करता 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 मूविंग डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, नेचर है इसका। तो मूव करते के साथ ना रिलीज नहीं हो जाता, it increases the thickness of the endometrial lining of the uterus। याद आया, मैंने आपको यूट्रस की 3 लाइनिंग यस बताई थी, अंदर वाला एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम। हाँ, तो ओवुलेशन के बाद ये तुरंत जो है, अब अपना कॉमन सेंस लगाइए, वापस उस ग्राफ पे लेके चलती हूँ आपको, तुरंत आपको मेरी बात समझ आ जाएगी मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये रहा, ये ग्राफ, ठीक। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रैपिड सिक्रीशन आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, रैपिड सिक्रीशन। तो ये जो सिक्रीशन है ये जस्ट इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे है क्या, देखिए तो, मेरा ये बोलने का मतलब है, फिर से समझिए, देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ तो जाके इसको रिलीज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था वेजिना से, तो ये जो मेंसेस है वो यहाँ होना चाहिए था, ये सुनो, समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं, यस मैम। समझे। लेकिन ये तुरंत उस टाइम रिलीज नहीं हो रहा, ये और 14 दिन का वेट कर रहा है, ये 14 डेज का, तो करेगा क्या, जाए कहाँ, अब इसके पास रास्ता क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पे लिखा है ना, यूटेराइन इवेंट, नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस की देखिए थिकनेस को बढ़ा दिया, कैसे एक के साथ सब एक साथ लिंक अप होके पूरा ग्राफ बैठ गया यहाँ पे, समझ गए। तो लास्ट में जो ये आपको यूटेराइन इवेंट्स बताया जा रहा है, तो जैसे ही
वहां से एंडोमेट्रियल लाइनिंग से ये पूरा फ्लश आउट हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए ये थिन है, ये इसकी थिकनेस कम है। ठीक जैसे ही यहाँ से ये रिलीज होके यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा देनी। सब देखिए एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, चारों की चारों ग्राफ। समझ आया आपको? तो यहाँ पे यूटेराइन इवेंट्स जो है, तो एस्ट्रोजन के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये 2 बार क्या कर रहा है, राइज को शो कर रहा है। तो जब ये थिकनेस बना के बैठा, फिर इसको क्या पढ़िए कि ये रिलीज होगा वहां से। जैसे अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, दैट मीन्स कि उस फीमेल की बॉडी पे ये जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग पर जो थिकनेस बैठा हुआ है वो रिलीज नहीं हो पा रहा, जिसके बारे में बोला जाता है कि ये होना जरूरी है। तो जरूरी क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको उसका रीजन बताया, बिकॉज इट्स रप्चर्ड ओवम। रप्चर्ड ओवम है तो उसका वहां से रिलीज होना जरूरी है। तो उसके लिए फिर मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि जो एस्ट्रोजन है वो यहाँ पे जाके अपने लेवल को राइज करे और ये क्या करने का काम करे, नेक्स्ट साइकिल जो है उसको बिगिन करने का काम करे। आप क्रिस्टल क्लियर है सबको? यस मैम। तब से लगातार 1 घंटे से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। एक पहले सर्च था तो वो तो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये याद रहे कि ये जो पीक है इसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि इसको ऊपर रखना है, ठीक है। तो आप इतने से इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस का पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको इस बात का भी पता चल रहा होगा कि मैंने क्या सोच के इतनी मेहनत करी है कि आप में से एक एक बच्चा जो है वो इसको बिना देखे ऑनेस्टली ट्रूली, आपको ऑनेस्टली अपने साथ दिखाना है, मुझे दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे। मैं तो खैर देख ही नहीं रही हूँ उधर से, तो आप वैसे भी वीडियो ऑफ करके सारे बच्चे पहचानते हैं, आप में से कोई सामने आ जाए तो पहचान भी नहीं सकते, ठीक है। पेरेंट्स आपके बदले पढ़ नहीं सकते, आप अगर उनको दिखाने के लिए बैठ भी जाइए तो लॉस आप ही का होगा। मतलब बुक ओपन है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे तो लॉस आप ही का, उनका थोड़ी लॉस है। उनको जो करना था कर लिया, हमें जो करना था हमने कर लिया, ठीक है। आपको अपने साथ ऑनेस्टी दिखानी है। क्लास जब मैं ओवर करूंगी तो आपको ये ग्राफ जो है बिना देखे हुए बनाना है विद प्रॉपर लेवल्स। हाँ, एक बार आप बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि 1-2 लेवल इसमें से भूल जाए, मेरे ख्याल से तो नहीं भूलेंगे। 1 घंटा लगातार मैं एक छोटे से ग्राफ पे लेक्चर दे रही हूँ तो वैसे भी आपको याद हो गया, ठीक है। तो जो भूलेंगे या फिर कहीं पे कोई एरर आएगा या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं हमें बनाने में, समझने में, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो उसको फिर मैं बताऊंगा। अब देखिए ये नीचे के लेवल्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एवरेज है 1 to 5 डेज। आप जो यहाँ पे ऐसे 3-4 के पास टर्मिनेट किया, अगर आप 5 तक भी बना देते हैं, नंबर नहीं काटना किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। आपने देखा कि ये फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का फेज है, तो यहीं से उठा के हमें लिख देना है यहाँ पे फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। और ये भाई सेकेंड हाफ तो कॉर्पस ल्यूटियम का है, दैट इज ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज, ठीक है। और फिर क्या होना है, नया साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाना है जैसे 29th डे आएगा। इसके लिए मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल क्या बताया है कि रिचार्ज प्लान का एग्जांपल हमेशा याद रखिए। बहुत सारी फीमेल के दिमाग में भी ये मिथ होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दैट इज कंसर्न्ड विद द कैलेंडर। कोई कनेक्शन नहीं है। आपके रिचार्ज प्लान को मतलब है कि आपके कैलेंडर के साथ नहीं है। अगर आपने 1 जैन को रिचार्ज कराया है और 28 को एक्सपायर कर गया, आपका रिश्तेदार भी हो ना अंबानी, फिर भी आपका 29 को रिचार्ज प्लान जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वर्क करता है, ठीक है। और ये एक एलएच सर्ज मैंने आपको छोटा सा लिखवाया था। अब जब इसके फेजेस को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो अभी अभी नीचे मैंने आपको कुछ लेवल समझाए हैं। तो जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमने जो इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है, उसमें से फर्स्ट अभी अभी तुरंत आपने देखा मेंस्ट्रुअल फेज, जो मैंने आपको बोला कि एवरेज आप 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 बता सकते हैं। फीमेल टू फीमेल, हेल्थ टू हेल्थ वेरी करता है। 5 डेज से ज्यादा भी रन करता है किसी में, ठीक है। मैंने पहले ही बोला ये वेरी करता है। तो बोलने का क्या मतलब हुआ, दैट मे लास्ट 3 to 5 डेज, मतलब ये 3 दिन भी, 4 दिन, 5 दिन कभी भी ओवर हो सकता है। तो ये डे 1 हो गया।
मेंस्ट्रुअल साइकिल को आखिर हम डे 1 कैसे काउंट करें, तो यहीं से तो स्टार्ट होगा, इसी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे यहाँ पे आता है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज का मतलब है कि प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। प्राइमरी फॉलिकल के मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बनने की जो जर्नी है, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। और यूट्रस जो है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ है, चाहे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हो, जैसे आपने अभी भी देखा कि जैसे ही फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ तो ओवम अगर रिलीज हुआ और अगर स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, जाकर फर्टिलाइज कर दिया, तो यूट्रस को तो प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा ना कि हाँ, अगर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होना है तो कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए। अगर नहीं हुआ तब की बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हुआ, क्योंकि इस लाइन का मतलब भी बच्चे पूछते हैं कि मैम हम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, द यूट्रस स्टार्ट्स प्रिपरेशन फॉर अनदर प्रेगनेंसी। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि अगर फर्टिलाइज कर गया तो ये क्या तैयारी करने जाएगा क्या, तो पहले से ये क्या करेगा, अपने आप को उस तरीके से प्रिपरेशन करके रखता है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे चलूं मैं, यस मैम। चलिए। फिर सबसे आसान जो बच्चों को लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने याद किया होता है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये आता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज सुनते के साथ कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, काउंटलेस टाइम्स जो है ना, ये एक तो आसान सा 0 लेवल का क्वेश्चन है, बट पता नहीं फिर भी बहुत बार ये पूछा गया। पहली बात तो आपको याद रखना है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन ऐसे पूछा जाएगा 1 to 7 डेज, 7 to 14 डेज, एक आपको जैसे यहाँ पे 13 to 17। ये 13 to 17 क्यों लिखा है, ये आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में समझ आ जाएगा। ये सेफ पीरियड लेते हुए लिखा गया है कि अगर डे 1 से काउंट करके 13 to 17 डेज तक जो कपल है वो क्वाइटस को अवॉइड करें, तो फिर पूरे महीने में कभी भी प्रेगनेंसी लीड नहीं होगा, ठीक है। ये उसको देख के लिखा गया। आप यहाँ पे 14-15 लिख सकते हैं, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये मिड साइकिल फेज है, ये वो फेज है जहां पे ओवुलेशन हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये तो खैर हमने इसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि इस टाइम में अगर अवॉइड किया जाए, बट एक्यूरेट और एग्जैक्ट क्या होगा, 14-15 सबसे अच्छा, डे 14-15, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर, आपने यही सीखा, आप यही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही ओवुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो आपने क्या सीखा था, ओवुलेशन होगा तो तब ना जब मैच्योर फॉलिकल बना के आप देंगे। तो बोलने का क्या मतलब हुआ, द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज अलोंग विद द ओवुलेशन, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन पीरियड हो गया। मतलब उसी टाइम में जो ओवम वहां से रिलीज हुआ तभी फर्टिलाइजेशन इस 14-15 डे, जो भी 13 to 17 मैंने मेंशन करा था ना यहाँ पे, मतलब उस टाइम में क्या है, चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन होने के। उसके सिवाय उस टाइम को छोड़ के, उस पीरियड को छोड़ के, चाहे कितने भी क्वाइटस हो, बट दैट नेवर लीड टू फर्टिलाइजेशन, कभी भी फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, ल्यूटियल फेज के बारे में। किसके बारे में, ल्यूटियल। ये बेचारा नाम ही से बता रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम था ना, तो वहां से ल्यूटियल फेज आ गया। पोस्ट ओवुलेशन फेज आपको ही पता है, मतलब सेकेंड हाफ का बाद का जो फेज है, जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का जो है ना भविष्य डिसाइड होता है। क्या भविष्य, ये डिसाइड होता है कि अगर ओवम फर्टिलाइज कर गया स्पर्म से, और अगर ब्लास्टोसिस्ट बना के जाके अटैच हो गया यूट्रस से। इम्प्लांटेशन मैंने आपको समझा रखा है, इंट्रोडक्शन इम्प्लांटेशन तो एक टॉपिक है, वो मैं तो कराऊंगी आपको, लेकिन इतना हर बच्चे को आता है कि द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो ये इसका फ्यूचर बताता है कि अगर वो जाके अटैच हो गया यूट्रस के वॉल से,
ब्लास्टोसिस्ट 16 to 32 सेल स्टेज। अब पूरी प्रेगनेंसी में इस कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर करके। प्रोजेस्टेरॉन का नाम ही प्रेगनेंसी हार्मोन है। ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहिए तो ईयर डोंट के मार्क कर लीजिएगा किस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। Which of the following is referred as pregnancy hormone? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फिर LH, FSH सब लिखा है, लेकिन वहां पे हम किसको मार्क करते हैं, हम प्रोजेस्टेरॉन को मार्क करते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो प्रेगनेंसी है वहां पे, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर दूसरा साइकिल होगा। तो ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये फीमेल बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो तैयार कराया है आज की क्लास में। अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मैं मिनिमम 100 क्वेश्चन जो है इस ग्राफ से निकाल सकती हूँ, ठीक है। बहुत ही इजिली, बहुत ही आसान से, लैंग्वेज में भी अगर आप चाहें ना 0 लेवल से भी, तब भी आप वहां पे बहुत सारे। लेकिन हाँ, खतरनाक और डेंजरस क्या हो जाता है जब आप क्वेश्चंस की बात करते हैं और बिल्कुल मिलते जुलते जो ऑप्शंस होते हैं ना वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। रोल चारों का है, तो जब अलग अलग दिया जाता है तब LH होगा। तो क्या होगा, LH। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं कि बाकी हार्मोन का रोल नहीं होता, होता सबका है, लेकिन द एक्यूरेट आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादा डेंजरस लगते हैं बच्चों को, उसमें वो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। फिर अब अगर थोड़ा सा आपकी अगर वो ब्रेन को चेक करना चाहे तो आपसे इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, विच हार्मोन पोजेस 2 times rise during menstrual cycle? The answer is estrogen। तो ये क्या किसी किताब में लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हो, कहीं किसी बुक में लिखी हुई चीज तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन से भी आप इस साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, बस उतना ही क्वेश्चन उसने पूछा है ना, वो चेक कर रहा है कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा था तो उसने देखा था कि नहीं देखा था, कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। यस मैम। चलो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरे साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस फटाफट आंसर करेंगे। अब सारे बच्चे आंसर करेंगे, 2 ही बच्चों की आवाज आती है मुझे, सबको पढ़ा रही हूँ मैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन, मेंशन द नेम्स ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। मैम LH and FSH। वेरी गुड। व्हिच आर involved in regulation of menstrual cycle? फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं तो ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपको आता भी है पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम में स्पेलिंग गलत लिख के आएंगे वैसे भी नंबर नहीं मिलना आपको, और मुझे तो लिखना नहीं आपके बदले, तो आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ये रहा आंसर आपका, आप जानते हैं ऑलरेडी। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेम द हार्मोन secreted by corpus luteum। मैम प्रोजेस्टेरॉन। वेरी गुड, वन एंड ओनली प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ के कुछ और हो भी नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं फिर क्वेश्चन लिख दूं आपको,
कि नेम द प्रेगनेंसी हार्मोन, तब भी यही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होगा आपके पास, लेकिन अब नेम द प्रेगनेंसी हार्मोन, तब भी आंसर है आपके पास प्रोजेस्टेरोन, सेम आंसर। चलिए, इतने क्वेश्चंस में कोई दिक्कत किसी को? मैम नो मैम। चलिए आगे बढ़ो। mention the and days ज्यादा अच्छा रहेगा, mention the days and duration of ovulation in menstrual cycle। समझ में? मैम 14 मैम to 15 28 डेज का साइकिल होता है और 14 डे में ओव्यूलेशन होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ, अच्छा मैंने 14 ड्यूरेशन मेंशन द डेज एंड ड्यूरेशन ऑफ, अच्छा हाँ एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से, मेंशन द डेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ओवुलेशन। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ओवुलेशन का पूछा है, किसका पूछा है? ओवुलेशन का, ठीक है। तो डे भी इसी का बताना है, तो इसका डे क्या है ओवुलेशन का? 14, 15 डेज, ये है, ठीक है। एंड ड्यूरेशन ऑफ ओवुलेशन, ड्यूरेशन में क्या लिखेंगे यहाँ 48 पे? विद इन आवर्स 48 डेज। मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसका ड्यूरेशन क्या हो गया? स्लैश डाल के ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, फोर्टी एट आवर्स, कई जगह पे 72 आवर्स लिखा रहता है, 48 आवर्स जो है वो एक्यूरेट है आगे पीछे करके, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द, ये 10th क्लास में खूब क्वेश्चन किया आपने, नेम द ओवेरियन हॉर्मोन्स, क्या लिखते हैं इसमें? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हाँ, एस्ट्रोजन की 2 स्पेलिंग होती है, अगर मैं ओ ई लिखूं वो भी सही है, ठीक है, एस्ट्रोजन, और अगर मैं यहाँ ओ लगा दूं, देखिए, मैम ई से भी स्टार्ट होती है। हाँ ई से भी होगा, ओ से भी होगा, वो तो एस्ट्रोजन, साइलेंट। हाँ, प्रोजेस्टेरोन, ये 2 क्या है आपके पास? ओवेरियन हॉर्मोन्स। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, मेंशन द हार्मोन which causes surge to trigger ovulation। एलएच सर्च। क्या लिखेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्च। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप तो नहीं कंफ्यूज करेंगे ना, एफएसएच वगैरह तो नहीं लिखेंगे कभी गलती से? एलएच होगा, वन एंड ओनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हो गया। चलिए, इस पेज में डाउट नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। 7th क्वेश्चन लिखते हैं, mention the
इंडिकेशन ऑफ ल्यूटियल फेज, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या पहचान है ल्यूटियल फेज की, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, मैम लाइनिंग थिक हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। हाँ ये भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसे बात करी जाए, हाँ ये भी लिख सकते हैं कि थिक वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन सेकंड टाइम। हाँ वो भी ठीक है। पहली चीज हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे इंक्रीज्ड लेवल ऑफ, अगर हार्मोनल लेवल पे बात करें, हर लेवल पे मैं लिख मैम देती हूँ इसका, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा। हाँ ठीक है ये भी सही है। अगर आपसे वो हार्मोन वाइज पूछना चाह रहा है नीट के एग्जाम में, ऐसा कुछ 3-4 हार्मोन का दे दिया, तब इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इसके पहले हो नहीं सकता। फिर अगर वो आपसे पूछना चाह रहा है यूट्रस के लाइनिंग के तौर पे, फिर हम क्या बोलेंगे वहां पे, इंक्रीज्ड थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये भी पता है आपको, ठीक है। अगर वो फेज वाइज आपसे पूछना चाह रहा है क्या पहचान है, लिख लीजिए आफ्टर ओवुलेशन, हो गया ना, सब हो गया इसमें। आफ्टर, अब कोई कितना भी तोड़ मरोड़ के पूछे आप आंसर कर सकते हैं, आफ्टर ओवुलेशन होगा। मतलब आपको ऑप्शन दे दिया गया बिफोर ओवुलेशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन, तो इसको हम लोग, इसकी वजह से हमने एक टर्म दिया था पोस्ट ओवुलेशन फेज, याद आया हमने क्या बोला था इसको, पोस्ट यस मैम। ओवुलेशन फेज। सब हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नेम द हार्मोन which possess 2 times rise in secretion, मैम एस्ट्रोजन। very good, during menstrual cycle, answer is one and only estrogen. Ninth question, name the structure which is formed after release of ovum, समझ गए, from मैम ग्राफिन, कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ वेरी गुड। Name the structure which is formed after release of ovum from graphene, ठीक है। आंसर हो जाएगा वन एंड ओनली कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आपको पता ही मैं क्या देने वाली हूँ। जो आपका होमवर्क है, जो मैंने आपको दिया है, इतना तो मैंने कर दिया। ये हो गया आपका रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन। अब बच्चे मेरे से, मैं यहाँ पे ग्राफ लिख सकती थी बट मैं नहीं लिख रही यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको नहीं भी लिखा जाए ना, तब भी आपको बनाना है, समझ गए। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपके 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया। इसको आपको अभी अगर मन करे तो आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे सोचते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो सुबह उठ के कर लेंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे जरूर इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको कर लेंगे याद से।
और अभी करते चलिए, ये छोटे छोटे स्टेप आपको नीट के एग्जाम में काम आएगा। असाइनमेंट क्वेश्चन की कॉपी मेरी होगी, लेकिन आपको दिखेगा कहाँ, वो नीट के क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको 90 के 90। ठीक है, चलिए लीव करूं मैं? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए।